दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। आज हम आपके सामने फिजिक्स के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो कैरियर पॉइंट की सहायता से बनाया गया है। ए ज्वाइंट वेंचर विद रीड अप ऑन एंड कैरियर पॉइंट रन बाई सुधीर मौर्य। दोस्तों, आपको करना बस इतना है कि हमारे साथ साथ इन प्रश्नों को पढ़ना है और लास्ट में अपने आंसर प्रत्येक प्रश्न के बाद कमेंट सेक्शन में, जो लाइव कमेंट सेक्शन चल रहा है, उसमें कमेंट करना है। और वीडियो के अंत में आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के साथ ही अपने जो स्कोर हैं, यानी 30 आउट ऑफ कितना मार्क आपने गेन किया हुआ है, उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए ताकि आपको पता चल सके कि बाकी स्टूडेंट्स इन प्रश्न में कितना सही कर पा रहे हैं। तो चल शुरू किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता। ऑप्शंस दिए गए हैं। चंद्रमा पर घनत्व के कारण त्वरण कम है। बी, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। सी, चंद्रमा पर नींबू के शरबत का त्वरित वाष्पीकरण हो जाता है। डी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट कीजिए। आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। हाँ, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, फिर आंसर दीजिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। इस प्रकार प्रश्न का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बर्फ के टुकड़े 1 गिलास शुद्ध जल और 1 गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ जल के ऊपर स्तर पर रहेगी। बी, अल्कोहल में ऊपर के स्तर पर रहेगी। सी, दोनों में एक ही स्तर पर होगी। डी, अल्कोहल में तैरती रहेगी और जल में डूब जाएगी। आंसर्स कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का कौन सा सही होगा? आप में से काफी सारे लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है? यहाँ खर्च लिखा है, उसको खर्च पढ़िए आप। यानी बताना है आपको, अगर कोई वायुयान चंद्रमा तक जा रहा है तो उसमें अधिकतम ईंधन कब खर्च होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए, उड़ान भरने के समय पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में। बी, चंद्रमा पर उतरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में। सी, चंद्रमा से उड़ान भरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में। डी, पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में। जल्दी से बताइए, अधिकतम ईंधन कब खर्च होगा? कौन सा ऑप्शन सही है? ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को और समझ के आंसर कीजिएगा। इसमें आप में से बहुत सारे लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में। प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी, यानी तीसरे का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी हुई है? ए, ऑक्सीजन में पराबैंगनी किरणों की। बी, ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन।
सी ऑक्सीजन का उच्च दाब में आना, डी वायुमंडल में ऑक्सीजन पर नाइट्रोजन की क्रिया। आंसर्स कमेंट कीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 4 का जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन। इनमें से काफ़ी सारे लोगों ने आंसर बी दिया हुआ है, तो आप सब लोगों के जिन्होंने बी दिया हुआ है उनके आंसर सही हैं। प्रश्न नंबर 4 का सही विकल्प हुआ ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? ए विखंडनीय पदार्थ, बी मॉडरेटर, सी नियंत्रक क्षण, डी शीतल प्रणाली। ये प्रश्न आपके एसएससी जीडी और एसएससी सीपीओ एसआई में पूछा जा चुका है, तो इस प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने की भी संभावना है इस प्रश्न के। तो सही आंसर कीजिएगा आप लोग कि रिएक्टर में किससे अवमंदित किया जाता है न्यूट्रॉन को। ऑप्शंस कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी मॉडरेटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, सोनी, ग्रैंडिंग, पैनासोनिक, टेल्स्ट्रा। ऑप्शंस कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जल्दी बताइए कौन सा सही है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी सोनी। ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार सोनी कंपनी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7, डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? ए एग्जॉस्ट से ऊष्मा का उपयोग करके, बी बैटरी द्वारा, सी सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके, डी बिजली की चिंगारी द्वारा। आपको तो पता होगा इस प्रश्न का जवाब। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न पहले भी सुना होगा कि सिलेंडरों में, जो डीजल इंजन में जो आपको ईंधन को ज्वलित करने के लिए टेम्परेचर प्रोवाइड कराया जाता है वो किससे कराया जाता है। ऑप्शंस कमेंट कीजिए आप लोग, इसमें कौन सा आंसर सही होगा। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। आपको पता है कि जो डीजल इंजन होता है या पेट्रोल इंजन होता है उसमें पिस्टन्स लगे हुए होते हैं, जो कि सिलेंडर जिसे हम बोर कहते हैं उसमें चलते रहते हैं। तो जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है तो वह वायु को कंप्रेस कर देता है, और आपको पता है कि जब वायु कंप्रेस यानी संपीड़ित होती है तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, जिससे डीजल इंजनों में ज्वलन की प्राप्ति होती है और हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है और आगे बढ़ती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। इस प्रश्न का तो जवाब सभी लोगों को पता होगा, जल्दी बताइए कौन सा सही आंसर है। आंसर्स कमेंट कीजिए आप लोग अपने।
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रश्न का सही विकल्प हुआ ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसी तत्व की सापेक्ष परमाणु संहति कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है जिसमें प्रत्येक में 17 प्रोटीन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं 52, 35, 18, 17। जल्दी बताइए कौन सा सही होगा। कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 35। आपको करना कुछ नहीं था, बस न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़ देना था। 18, 17 इक्वल टू 35। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है 35, यानी 9th का बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन में किया जाता है? ए, सल्फर डाइऑक्साइड, बी, क्लोरीन, सी, फ्रेयॉन, डी, फॉस्फीन। किस गैस का उपयोग कूलिंग सिस्टम यानी एसी वगैरह में, फ्रिज में आपका किया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। यह प्रश्न एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, आपको पता भी होगा। अगर आप मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आप सभी को पता होगा इस प्रश्न का आंसर कौन सा है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आगे आने की भी पूरी संभावना बनी हुई है इस प्रश्न की। प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रेयॉन। फ्रेयॉन गैस जो होती है वो आपके एसी, रेफ्रिजरेटर, कूलिंग सिस्टम वाले जितने भी आइटम्स, लग्जरी आइटम्स होते हैं उसमें कूलिंग के लिए भरी होती है। आपको पता है कि जब एसी में गैस ख़त्म हो जाती है तो उसका कूलिंग सिस्टम काम करना बंद कर देता है, क्योंकि फ्रेयॉन गैस जो उसमें भरी रहती है वो खत्म हो जाती है। प्रश्न का सही विकल्प हुआ ऑप्शन नंबर सी, फ्रेयॉन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, किसी प्रशीतित्र में शीतल प्रणाली सदैव शीर्ष पर होनी चाहिए, तली में होनी चाहिए, मध्य में होनी चाहिए या फिर कहीं भी हो सकती है? देखिए, किसी प्रशीतक में कूलिंग सिस्टम कहाँ लगा होता है आपको पता है? ऑप्शंस कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, शीर्ष पर होना चाहिए। आपने रेफ्रिजरेटर्स में देखा होगा जिधर बर्फ़ बनाते हैं वो ऊपर की तरफ होता है, तो वही बता रहा है कूलिंग सिस्टम जो लगा होता है वो कहाँ होता है, तो वो होता है ऊपर की तरफ। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, शीर्ष पर होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? ऑप्शंस हैं, उसका परमाणु क्रमांक 2 है, वह वायु से हल्की है, वह जल के अवयवों में से एक है, डी, वह उत्कृष्ट गैस है। इस प्रश्न का जवाब तो सभी लोगों को कर लेना चाहिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वह वायु से हल्की है। यानी हीलियम गैस को गुब्बारों में भरा जाता है क्योंकि हीलियम गैस जो एयर होता है उससे हल्की होती है, और इसीलिए आप देखते हैं कि जब हीलियम भरे गुब्बारे हमारे हाथ से छूट जाते हैं तो वो हवा में ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, क्योंकि वो हल्के होते हैं, वायु से हल्के होते हैं, इसलिए वो ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, भारत से पहले कितने देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था?
ऑप्शंस दिए गए हैं आपको 5, 4, 6, 3। ऑप्शंस कमेंट कीजिए कौन सा सही होगा, ये तो पता ही होना चाहिए आपको। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 देश। भारत से पहले 5 देशों ने परमाणु बम विस्फोट किया हुआ था। भारत छठा देश था जिसने ऐसा करने में सफलता प्राप्त की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? लड़ाकू विमान, सर्वतोमुखी टैंक, दीर्घ परास मिसाइल, दीर्घ परास तोप। आपने नाम सुना होगा अग्नि का। भारत के पास एक युद्धक है जिसे अग्नि के नाम से जानते हैं। तो अग्नि क्या है? लड़ाकू विमान, सर्वतोमुखी टैंक, दीर्घ परास मिसाइल और या फिर दीर्घ परास तोप। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ परास मिसाइल। अग्नि के 5 संस्करण अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 आ चुके हैं। अग्नि को ICBM मिसाइल्स के नाम से भी जाना जाता है। ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। हिंदी में कहें तो ऐसी मिसाइलें जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जा सकती हैं। लगभग 5000 किलोमीटर की क्षमता अग्नि के द्वारा विकसित की जा चुकी है। भारत के लिए यह दीर्घ परास मिसाइल का काम करती है। साथ ही साथ यह परमाणु युद्धक ले जाने में भी सक्षम है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ परास मिसाइल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? यानी ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, पल्सर, क्वार्ट्ज घड़ियाँ, परमाणु घड़ियाँ, श्वेत बामन। यानी आपको बताना है कि जो बहुत कम टाइम रेंज को मापने के लिए यूज़ किया जाता है उसमें कौन सी घड़ियाँ यूज़ की जाती हैं। ऐसे नॉर्मल टाइम देखने के लिए तो हम नॉर्मल घड़ी यूज़ करते हैं, बट जब समय बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है तो उसको मापने के लिए कौन सी घड़ी यूज़ की जाती है। ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ऑप्शन कमेंट कीजिए कि कौन सा सही होगा। प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी परमाणु घड़ियाँ। परमाणु घड़ियों को लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परमाणु घड़ियाँ। अगर आप इन प्रश्नों का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इन प्रश्न पत्रों का PDF प्राप्त कर सकते हैं ताकि एग्ज़ाम के टाइम आप इनको फिर से रिवाइज कर सकें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16, सितंबर 2004 में इसरो द्वारा प्रवर्तित एडुसैट से क्या सुविधा उपलब्ध है? ए, उपग्रह आधारित मल्टीमीडिया संपर्क, बी, सुदूर संवेदन, सी, आसूचना जानकारी, डी, शैक्षिक संयोजकता। ऑप्शंस कमेंट कीजिए कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा आपका। यानी एडुसैट से हमें क्या सुविधा मिल रही है? जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शैक्षिक संयोजकता। एडुसैट जिसका फुल फॉर्म है एजुकेशनल सैटेलाइट, नाम से ही कंफर्म हो रहा है कि एडुसैट किसके लिए होगी? शिक्षा के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी में शिक्षा संबंधित दिया हुआ है शैक्षिक संयोजकता।
प्रश्न नंबर 16 का जो सही आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर डी, शैक्षिक संयोजकता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? ए रेडियम, बी थोरियम, सी सीसा, डी पोलोनियम। ऑप्शंस कमेंट कीजिए कौन सा सही होगा इसमें। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सीसा। यूरेनियम विघटित होते होते लास्ट में सीसे में बदल जाता है, सीसे के अस्थायी आइसोटोप में बदल जाता है। तो प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, सीसा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, ये प्रश्न आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, इनके नाम पे एक इंस्टीट्यूट का नाम भी रखा गया है, तो आप जल्दी से बताइएगा। प्रश्न पढ़ता हूँ मैं। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति हैं जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का जनक भी कहा जाता है? ए डॉक्टर U.R. राव, बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी डॉक्टर चिदम्बरम, डी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। 18वें का कौन सा सही जवाब है ऑप्शन में कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इनके नाम पे भाभा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें रिसर्चेस होती हैं, वो जो है खुला हुआ है। और आपके जो APJ अब्दुल कलाम हैं उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, बट भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी के जो पिता हैं वो हैं डॉक्टर होमी भाभा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? ये प्रश्न एक बार करा चुका हूं मैं, तो आप सभी को सही बताना है कि इसमें कौन सा सही जवाब है। जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शंस है रेडियम, थोरियम, पोलोनियम, सीसा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी सीसा। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव का विघटन सीसे में अंततः हो जाता है, यानी लास्ट में सीसा बनता है। प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता? ए भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, बी भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है, सी भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है, डी यह संक्षारण उत्पन्न करता है। जल्दी से बताइए कौन सा सही है इसमें। ऑप्शंस कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है। आप लोग जब आंसर्स कमेंट कर रहे हैं तो ऐसे लिखा करिए जैसे 1 का बी, 2 का सी या फिर 20 का ए, तब समझ में आता है कि आप किस प्रश्न का सही आंसर दे रहे हैं। वरना जब ABC लिखते हैं और बाद में कमेंट आपके आते हैं तो समझ में नहीं आ पाता कि आपने किस प्रश्न का आंसर दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21, कोयले की किस किस्म में मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञेय अवशेष पाए जाते हैं? ए एंथ्रासाइट, बी लिग्नाइट, सी पीट, डी बिटुमिनस। आंसर्स कमेंट कीजिए। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी पीट। पीट कोयले की किस्म में
मूल पादप के अवशेष भी पाए जाते हैं। 21वें का सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी पीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों में नष्ट होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाएगा? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, 4 महीने। प्रश्न का सही जवाब दीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में। आप लोग अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों के आंसर बहुत सही आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग लगातार सही आंसर दे रहे हैं। इस प्रश्न का सही आंसर दीजिए, कौन सा सही होगा? प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 8 महीने। 22वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति हैं जिसने एक महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र के एमआरआई के विकास में सहायता की और उसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? आपको करना है, बताना है कि वो उस व्यक्ति का नाम क्या था। ऑप्शंस दिया है सिडनी ब्रेनर, पॉल सी लोटरबर, सी जॉन ई स्टलन या फिर एच रॉबर्ट हार्विट्ज। कौन सा सही है इसमें आपको बताना है, सही आंसर कौन सा होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पॉल सी लोटरबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? शीतलक, ईंधन, नियामक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए कौन सा आंसर सही है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी नियामक। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग नियामक के रूप में किया जाता है। नियामक होता है यानी रेगुलेटर के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारी जल का जो फार्मूला होता है वो होता है D2O। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है? कोयला, पेट्रोल, जलने वाली गैसें, यूरेनियम। ये प्रश्न बहुत ही आसान है, लेकिन जीडी और एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये प्रश्न कई बार मिलेगा और बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो मुझे इस प्रश्न पे सारे लोगों के कमेंट चाहिए। मैं इसमें आपको कम से कम 10 सेकंड देने वाला हूँ ताकि सभी लोग कमेंट कर लीजिए इसमें। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यानी यूरेनियम। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन जो होता है वो यूरेनियम और थोरियम होता है। तो इस प्रश्न में यूरेनियम दिया हुआ है, तो प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है? ए ईंधन के रूप में, बी स्नेहक के रूप में, सी विमंदक के रूप में, डी विद्युत रोधी के रूप में। जल्दी बताइए ग्रेफाइट का यूज़ न्यूक्लियर रिएक्टर्स में क्यों किया जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी विमंदक के रूप में।
यानी नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट विमंदक के रूप में यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसे वायु प्रदूषण होता है कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। आपको बताना है कि कौन सी गैस निष्कासित की जाती है वाहनों द्वारा जो वायु प्रदूषण उत्पन्न करती है। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28, भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है? ए अग्नि, बी पृथ्वी, सी नाग, डी त्रिशूल। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी अग्नि। इससे पहले जो अग्नि वाला ऑप्शंस था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अग्नि मिसाइल परमाणु क्षमता युक्त है, यानी यह परमाणु वॉरहेड्स को ले आ सकती है। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अग्नि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29, ध्यान से देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ प्रश्न, आप ध्यान से सुनिएगा तभी इस प्रश्न का सही जवाब आप दे पाएंगे। अंकीय सिग्नल में किस प्रलेख को कोडन करने के बाद उसे टेलीफोन, टेलेक्स या उपग्रह के द्वारा प्राप्तकर्ता के पास भेजा जा सकता है, जहां उसका विकोडन किया जाता है और मूल प्रलेख की सही प्रति तैयार की जाती है? निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जो इसका प्रतिनिधित्व करती है? ए फैक्स, बी शब्द संसाधन, सी टेलेक्स, डी ईमेल। प्रश्न को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं तो आप लोगों को आसानी से दिख जाएगा। ये प्रश्न पढ़ लीजिए एक बार, आप सभी एक बार अच्छे से, फिर आंसर कमेंट कीजिएगा। प्रश्न बड़ा है, ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए फैक्स। आप सभी ने फैक्स मशीन देखी होगी, उसमें जब किसी कागज़ पे कुछ लिखा हुआ है सबसे पहले हम उसको स्कैन करते हैं और उसके बाद उसकी कोडिंग हो जाती है। कोडिंग होने के बाद वो दूसरी जगह फैक्स के द्वारा भेज दिया जाता है मशीन के द्वारा, वहाँ उस लेख को प्राप्त करके उसकी डिकोडिंग की जाती है और मूल प्रति निकाल ली जाती है, और इस प्रकार इस प्रक्रिया को फैक्स कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए फैक्स। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30 जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप रीड अप ऑन को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही साथ www.careerpointdln.in के नाम से कैरियर पॉइंट की एक वेबसाइट है, आप वहां जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रीडअप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस जो कि आपकी परीक्षा में मददगार होंगे मिल सकें। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 30, ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं? ए पाइथागोरस, बी यूक्लिड, सी अरस्तु, डी केपलर। ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है? ऑप्शंस में बताने हैं आपको, 4 नाम दिए गए हैं। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी यूक्लिड। ये 30 प्रश्न आपके फिजिक्स से रिलेटेड थे। फिजिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए थे, उनकी चर्चा हमने आपसे की। आप में से काफ़ी सारे लोगों के आंसर सही भी आ रहे थे। आप में से जिन लोगों के आंसर सही हुए हैं और
या सारे लोगों के आंसर जिन्होंने जितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। जैसे आपका 30 में 15 क्वेश्चन सही है तो 15 आउट ऑफ 30 आप ऐसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन है या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं हमें, तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख करके आप बता सकते हैं। या आपको किसी और मैटर पे कोई सजेशन चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं किसी मैटर पे वीडियो बनाऊं, तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही अच्छी वीडियोस आपको आगे आने वाले दिनों में मिलती रहेंगी। धन्यवाद।